औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ख़वातीन व हज़रात की तशरीफ़ आफ़री का बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने एक मरतबा फिर आवाम पर टैक्सों का बोझ लादा है। पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, बिजली की कीमत बढ़ाई है, गैस की कीमत बढ़ाई है और अपनी अय्याशियाँ, शाखर्चियाँ, नाअहली, करप्शन, लूट मार, उस सब का जो बोझ है वो आवाम पे डाल दिया है। और ये मुसलसल अमल है पाकिस्तान में कि कर्ज़े लेते हैं हुक्मरान, करप्शन करते हैं हुक्मरान और हुक्मरान तबका, शाखर्चियाँ इनकी होती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इनकी होती हैं, उसके पेट्रोल ये डलवाते हैं। एक एक अफसर कई कई गाड़ियाँ चला रहा होता है, वज़रा का और MNAs और MPAs और इलेक्टेबल अपनी उन जागीरों और जायदादों के बावजूद कि जो अंग्रेज़ों से उन्हें तोहफे में मिली और उनकी औलादें वो खा रही हैं, उस सब के बावजूद भी उनके अखराजात सरकार के खाते से पूरे होते हैं। सारी पार्टियों का यही हाल है कि एक दफ्तर किसी सूबे के हेडक्वार्टर में होता है, कैपिटल में होता है, और दूसरा दफ्तर अपने आबाई गांव में बनाते हैं, उससे मुत्तसिल शहर और कस्बे में बनाते हैं, और इन सारे दफातर का जो ख़र्चा है वो आवाम बर्दाश्त करते हैं। इसी तरह से जो हमें अब ये देखना पड़ेगा कि फ़ौज के जर्नेल हों, ब्यूरोक्रेट्स हों या जागीरदार और वडेरे और सरमायादार और हुकूमत के एहलकार और पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप जो हुकूमतों में आती है, इन सब के हिसाबात अब चेक करने पड़ेंगे। कौन कौन कितना कितना बोझ इस गरीब आवाम पर डाल रहा है, इसका हिसाब लेना पड़ेगा और यह हिसाब अब सबको देना पड़ेगा। अदालतों के जो जजेस हैं उनकी जो मराहत हैं वो भी कौम के सामने आनी चाहिए। जो अदल और इंसाफ की बुनियाद पर फैसला करने वाले हैं वो ये ज़रा इंसाफ तो करें कि उनकी जो पेंशन होती हैं वो कितनी होती हैं और आवाम को क्या मिलता है। इसी तरह फौज में भी अब इस बात को सामने आना चाहिए कि जनरल हों और उससे नीचे के ब्रिगेडियर हों, बड़े अफसरान हों, उनमें और सिपाही, इसमें कितनी तफरीक है। एक मजदूर जो फैक्ट्री में काम करता है उसको कितनी तनख्वाह मिलती है और इस पूरे तबके को कितनी तनख्वाह मिलती है। अब सबको हिसाब देना पड़ेगा और ये आवाम सबसे हिसाब लेंगे। आज अगर लोग ये समझते हैं कि लोग खामोश हैं, निकल नहीं रहे हैं, तो यकीनन तकलीफ तो होती है, लेकिन मसला ये है कि लोगों को उनके लीडर्स ने मारा है। लोग उम्मीदें लगाते हैं, तवक्कुआत बांधते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद कहते हैं, लीडरों को पसंद करते हैं, उनके पीछे चलते हैं और ये लीडर्स उनकी पीठ में छुरा घोंपते हैं। ये अपनी जाती सियासत से बाहर नहीं निकलते, ये अपने मफादात से बाहर नहीं निकलते, ये अपनी अय्याशियां नहीं छोड़ते। ये बड़े बड़े फैसले अवाम के खिलाफ सब करते हैं। जिसका जितना दाव लगता है वो करता है, या तो वो नाअहल होता है या फिर इस पूरे जुर्म में शरीक होता है। कोई तखसीस नहीं है इसमें। इसलिए लोग मायूस होते हैं। इस कौम को एक नई उम्मीद की जरूरत है, निकलने की जरूरत है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जमात इस्लामी एक मरतबा फिर इस पूरी कौम को मुनज़्ज़म करेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पाकिस्तान के अवाम इस बात को समझ भी जाएंगे और इंशाअल्लाह साथ भी देंगे और पीछे भी चलेंगे कि वक्ती तौर पर सोशल मीडिया कैंपेन चलाने से यह तबका ख़त्म नहीं होगा, इसकी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं होंगी। हम सबको एक मुनज़्ज़म जिद्दोजहद की तरफ निकलना होगा और जेन्युइन लीडरशिप में निकलना होगा, वरना ऐसे ही रहेंगे। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी का कोई MNA, MPA, वज़रा, उनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है। हमारे मेयर रहे, हमारे सिटी नाजिम, टाउन नाजिम, UC के चेयरमैन, पूरे मुल्क में हमने लीडरशिप की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि कोई ऐसा स्कैंडल सामने नहीं आ सका है। इंसान है, फरिश्ते तो नहीं है, लेकिन एक पार्टी के अंदर भी तो कोई डिसिप्लिन होना चाहिए।
गलती तो कोई भी कर सकता है, क्या जमात इस्लामी में लोग गलती नहीं कर सकते? लेकिन कौन सी पार्टी ऐसी है जिसमें एहतिसाब का निज़ाम मौजूद हो, जिसमें यह सिस्टम मौजूद हो कि जिसमें हम लोगों को देख सकें कि कौन गलती कर रहा है और कौन जो है ठीक तरीके से चल रहा है? तो डेमोक्रेसी के एतबार से भी, पार्टियों में अंदर जो जमहूरियत होती है उसके लिहाज से भी, और दयानत और अमानत के एतबार से भी, और सलाहियत और अहलियत के एतबार से भी जमात इस्लामी के अलावा कोई ऑप्शन इस कौम के पास नहीं है। अगर कौम इस तजर्बे को नहीं करेगी तो यही हाल होता रहेगा। लेकिन जाहिर है अगर कोई कम्युनिकेशन का मसला आवाम के साथ हमारा है तो जमात इस्लामी के तमाम कारकुनान, हम सब की जिम्मेदारी भी बनती है कि इस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करें और आवाम के साथ मिलकर खड़े हों। तो इसलिए ये महंगाई और बेरोज़गारी, ये जिल्लत जो हमारी इस पूरी कौम पर मुसल्लत की है, वो मुल्क जिसमें सोना है, जिसमें पेट्रोल है, जिसमें गैस है, वो मुल्क जिसमें क्रोमाइट है, तांबा है, वो मुल्क जिसमें बेहतरीन किस्म के मार्बल हैं, ग्रेनाइट है, वो कौम कि जिसके पास समंदर है, वो कौम जिसके पास पहाड़ हैं, दरिया हैं, जरखेज जमीन है, 24 करोड़ अवाम है, 65% यूथ है, बासलाहियत है, जिसके पास शहर कराची है इस कौम के पास कि जो माशी हब है, जो सनतों का मरकज है। लेकिन इस पूरे अमल में बदतरीन तरीके से हमारे वसाइल को रूंधा जाता है और कब्जा करके ये माफिया हम पर बैठी हुई है। एक बड़ा इनकलाब दस्तक दे रहा है जिसके लिए लोगों को तैयार होना पड़ेगा। लेकिन जाहिर है कि इसमें जिद्दोजहद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, शऊर को फैलाना पड़ता है, एतबार और एतमाद कायम करके इस जिद्दोजहद को आगे बढ़ाना पड़ता है। इंशाअल्लाह हम अपना फरीज़ा अंजाम देंगे और अल्लाह ने चाहा तो इस कौम की तकदीर बदलेगी। मैं पूछना चाहता हूं, ये 170-72 अरब रुपए जो IMF के कहने पे इन्होंने टैक्स लगाया है, 662 अरब रुपए की नादहिंदा तो सिर्फ के इलेक्ट्रिक है। ये के इलेक्ट्रिक में ऐसी क्या बात है कि इसको शहबाज शरीफ भी कुछ नहीं कहते, इसाक डार भी कुछ नहीं कहते, इमरान खान भी कुछ नहीं कहते, असद उमर भी कुछ नहीं कहते, नवाज शरीफ भी नहीं कहते, जरदारी भी नहीं कहते, बिलावल भी नहीं कहते, और इनकी इत्तेहादी जितनी भी हर हुकूमत में MQM शामिल रही है वो तो शरीक जुर्म होती ही है। क्यों ये पार्टियां के इलेक्ट्रिक से हमारे लूटे हुए पैसे वापस नहीं करवाती? इमरान खान के जमाने से अब तक ये 3-4 साल गुजर गए, नेशनल ग्रिड से जो इनको बिजली सस्ती दी जा रही है उसके पैसे ये अदा नहीं कर रहे, और हमसे महंगी बिजली प्रोडक्शन के नाम पर न सिर्फ बिल वसूल कर रहे हैं बल्कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में पैसे भी वसूल कर रहे हैं। जब 2-3 मरतबा मुल्क में ब्रेकडाउन हुआ तो के इलेक्ट्रिक का कराची का ब्रेकडाउन कैसे हो गया? इसका मतलब है इनका अपना कोई सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। 18 साल में जितने वादे इन्होंने किए थे कोई एक पूरा नहीं किया। मुशर्रफ के जमाने से कराची के पर डाका पड़ा है। इस पर मुशर्रफ साहब और MQM ने मिलकर खंभों की कीमत के बराबर बेचा था। लोग बड़ी तारीफें करते हैं, मुशर्रफ ने ये दिया वो दिया। बताएं क्यों बेचा हमारा इदारा? कौन इसका हिसाब देगा? और 18 साल में हाल ये है कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो 1904 मिलियन यूनिट्स 2005 में जनरेट करता था KESC, 2023 में ये कितने पे आ गया है? 8,000। हाँ, 9,000 मिलियन यूनिट बनाता था, अब 8,500 पे आ गया है। 9% इन्होंने कम कर दिया, प्रोडक्शन कम कर दिए। आप बाकी तो छोड़ दीजिए, ये कहा गया था कि ये पावर जनरेशन में इजाफा होगा, सेल्फ सफिशिएंट होंगे, सस्ती बिजली बनेगी, कुछ भी नहीं किया। और कराची में इस वक्त 2 एटमी पावर प्लांट काम कर रहे हैं। कराची में इस वक्त जो नेशनल ग्रिड को बिजली जा रही है वो एक्सिस है। पूरे पाकिस्तान में जो बिजली है इस वक्त एक्सिस है। हमें टेक ओवर मुआहदे के तहत पैसे देने हैं, अगर हम इस्तेमाल ना भी करें तो। ये के इलेक्ट्रिक माफिया को मुसल्लत करके जनरेशन अब क्यों बनाई जा रही है? और दोबारा इसका लाइसेंस देने के लिए सब मुस्तैद हैं। जवाब दें सागदार के इस वक्त अंदर खाते क्या हो रहा है? कराची को फिर बेचा जा रहा है, सब शरीके जुर्म है। कोई PTI बात नहीं करती के इलेक्ट्रिक के मामले पर। क्यों? इसलिए कि अब राज कैपिटल से उन्होंने भी पैसे खाए, रिकॉर्ड पर है। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, आज तक कोई तरदीद की हो तो बता दें। आरिफ नकवी सबका सज्जन, सबका बेली, क्यों? फिर ईमानदारी के दावे करते हैं सब। तो ये के इलेक्ट्रिक माफिया के 662 अरब रुपए
ये क्यों नहीं वसूल किए जाते? सुई सदन गैस के उनके 100 अरब 150 अरब रुपए बन चुके हैं। ये एक सरकार का इदारा है, उसके पैसे के इलेक्ट्रिक प्राइवेट माफिया ने खाए हुए, क्यों नहीं वापस करते? 50 अरब रुपए तो कराची के आवाम के क्लब बैग के पैसे इन्होंने वापस नहीं किए, कोई पूछने वाला नहीं है। बड़ा बड़ा मैंडेट इस शहर ने, कराची के लोगों ने इन पार्टियों को दिया। इन्होंने के इलेक्ट्रिक से पूछा कि ये पैसे वापस क्यों नहीं कर रहा है? सब शरीके जुर्म है, सब, और ये सब इसको सपोर्ट फराम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस वक्त जो साजिश हो रही है, जिसमें एक मर्तबा फिर इनको 7 साल का लाइसेंस देने के लिए नेपरा भी मुस्तैद हो गया है। एक जाली किस्म की हियरिंग करते हैं जिसमें कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे दे देते हैं चेयरमैन नेपरा, सारी सपोर्ट के इलेक्ट्रिक माफिया को मिलती है। देखा जाए किस किसने किकबैक्स लिए और किस ग्राउंड पर अब यह मोनोपोलाइज लाइसेंस जारी करने की बात हो रही है। कौन सा टेक्निकल ग्राउंड है, कौन सा कमर्शियल और फाइनेंशियल ग्राउंड है, क्या है जिस पर सब खामोश भी है, कोई बात भी नहीं कर रहा। फिर कराची को बेचा जा रहा है और ये सब शरीके जुर्म है। कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो एक ऐसी कंपनी जिसके वालिदैन का भी सही से पता नहीं चलता, जो ऐसे आइलैंड्स में जाकर ऑफशोर कंपनियों के तौर पर रजिस्टर्ड होती है जहां पर टैक्स का निजाम भी नहीं चलता, ट्रांसफर ऑफ शेयरिंग हो तो आपको पाकिस्तान के खजाने में पैसे भी उसके अरबों रुपए नहीं आएंगे। ये अरबों रुपए क्यों नहीं लेते? पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ाते हो? क्यों हम पर बोझ डालते हो? तो इस सवाल का जवाब इसहाक डार दें। आजकल तो बहुत मजहबी बातें भी करते हैं ना, तो बताएं कि ये चोरी क्यों हो रही है, क्यों के इलेक्ट्रिक माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं हिसाब ले रहे हैं इनसे, हमारे लूटे हुए पैसे वापस क्यों नहीं आ रहे और हम पर ये बोझ डाल रहे हो। मैं सवाल करता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में और गवर्नमेंट्स की जितनी टीयर्स हैं उसका हिसाब दिया जाए कि कितनी गाड़ियां कितने सीसी की सरकारी अफसरान, पॉलिटिशियंस, जजेस और ये दिफाई मिनिस्ट्री का, वजारत दिफा का भी काम है कि वो अफवाज पाकिस्तान के जाती इस्तेमाल में जो गाड़ियां चल रही हैं उसका हिसाब भी दें। हिसाब तो अब सबको देना पड़ेगा। हम दिफाई अखराजात पे समझौता नहीं करना चाहते, हमारे दिफा का मामला है, लेकिन ये कुर्बानी अब सबको देनी पड़ेगी। सिस्टम के जितने बेनिफिशरीज हैं इनको आकर कुर्बानी क्या, अवाम का हक उनको वापस करना पड़ेगा और ये बताएं कि ये हमारे साथ क्या कर रहा है, इसका हिसाब दिया जाए। ये हमारा हक बनता है। ये पाकिस्तान के आईन में ये बात मौजूद है कि इंफॉर्मेशन का हर शहरी को ये हक हासिल है। राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्ट मौजूद है बाकायदा। हमें बताया जाए कि इन तमाम सतहों के ऊपर कितने कितनी गाड़ियां, कितने कितने सीसी की और कितना कितना पेट्रोल इनको दिया जा रहा है और उस सब की कीमत कराच पाकिस्तान के अवाम अदा करते हैं। इसलिए महंगाई इसलिए इन लोगों की वजह से, महंगाई अवाम की वजह से है क्या? महंगाई इनके कब्जों की वजह से। कितनी जागीरें हैं, पड़ी हुई है, जमीनें आबाद नहीं करते, अंग्रेजों से ली थी उनकी औलाद, उनकी औलाद, उनकी औलाद कब्जा किए बैठी है। गद्दारियां कर करके जमीनें मिली इनको, जागीरों पे टैक्स नहीं लगता। इनके ट्यूबवेल्स एक्सिस जमीनें होती हैं, इनके ट्यूबवेल चलते हैं, बिजली की सब्सिडी दी जाती है। हमारी सब्सिडी खत्म करते हो अवाम की, क्यों? आईएमएफ ये सवाल क्यों नहीं करता? करता भी है तो बस गुजर जाता है और अवाम पे ही बोझ डलवा के निकल जाता है। इसलिए कि आईएमएफ आफ्टर ऑल कोई हमारे मफाद का इदारा थोड़ी है। उसे तो जब कर्जे अपने वापस लेने होते हैं तो मजीद इनसे टैक्स लगवा देते हैं और फिर जब हम पर टैक्स लगता है तो उनके पिछले कर्जे सूद समेत हम अदा करते हैं, फिर नए कर्जे तैयार खड़े होते हैं। एक चक्कर में डाल दिया इन जालिमों ने हमें। इनके अंदर तो इतना हौसला भी नहीं है कि ये कह सकते हैं कि फ्लड आया था तो हमारे कर्जों को माफ किया जाए। ये तो ये आवाज भी इनकी नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? इसलिए कि निकल नहीं सकती, सबका हिसाब किताब बना हुआ होता है। इसलिए ये आईएमएफ के सामने बोल नहीं सकते, बल्कि एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है मीडिया के लोगों के जरिए कि अगर आईएमएफ के पास नहीं जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। बात करने की जुर्रत भी इनमें नहीं रहती। इसलिए हक तो बयान किया जाएगा, सच तो बोला जाएगा और ये अवाम सच बोलेंगे। लेकिन मैं अवाम से कहता हूं कि धोखेबाजों के पीछे ना चलें जो आपकी तमन्नाओं को बेचते हैं। ये शऊर अब आपको खुद पैदा करना चाहिए और उसके लिए निकलने की अपने अंदर हौसला पैदा करना चाहिए। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसके इलेक्ट्रिक के मसले को एड्रेस किया जाए, इनके पैसे वापस दिए जाएं। जितनी भी जनरेशन है बिजली की वो सारी की सारी अब सरकार की तहवील में लेकर होनी चाहिए। ऑलरेडी एक्सेस बिजली है और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मल्टीपल कंपनियों को इनवाइट किया जाए
और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व करके काम और स्टेक होल्डर को एतमाद में लिया जाए। ऐसे नहीं चलेगा अंदर खाता। इसके बगैर इसकी प्राइवेटाइजेशन की जो एक नई मोनोपोलाइज लाइसेंस है इसको कबूल नहीं किया जाएगा। अब आते हैं हम ये स्ट्रीट क्राइम। कल भी एक वाकया हुआ, 2 बच्चों और बीवी के मौजूदगी में एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया। एक जवान, कोई पूछता ही नहीं है, पकड़े ही नहीं जाते लोग। बात करो तो एतराज करते हैं। हमने ये कहा कि भाई रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएं, लेकिन जब ऐसी वीडियोस चलती हैं कि जिसमें ज्यादती बराह रास्त नजर आती है तो रेंजर्स की तरफ से भी फिर वजाहत होनी चाहिए कि मामला क्या है। इख्तियारात भी दिए जाएं और ज़ाब्ता भी तय किया जाए। स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत इसकी जिम्मेदारी ले। सीएम को चाहिए कि वो रेंजर्स के साथ और पुलिस के साथ बैठे और इस मसले को एड्रेस करें। रोज जाने जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। कितने हर महीने पिछले साल के महीनों के मुकाबले में 30% और 40% जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई मौका तो ऐसे मौजूद ही नहीं है लोगों के पास, रोजगार मिल नहीं रहा, नौकरियां दे नहीं रहे, मुनशियात के अड्डे चल रहे हैं। डीजी रेंजर साहब भी कहते हैं कि हम मुनशियात के अड्डे खत्म करना चाहते हैं, इदारे भी कहते हैं कि हम खत्म करना चाहते हैं, पुलिस भी कहती है कि हम खत्म करना चाहते हैं, सीएम भी कहते हैं कि हम खत्म करना चाहते हैं। तो क्यों नहीं खत्म होते? कैसे मुमकिन है कि थाने के एसएचओ की मर्जी के बगैर इलाके में मुनशियात का अड्डा 4 दिन से ज्यादा चल सके? अगर कोई शरीफ उन नफ्स भी एसएचओ होता है तो उस पर दबाव इतना डाल देते हैं। सही लोग भी पुलिस में अपना काम नहीं कर पाते, तो इस दबाव से भी तो लोगों को निकालें, सिस्टम को ठीक करें। इसलिए स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल करना ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हुकूमत का काम है कि उस काम को करें। बल्दियाती इलेक्शन, ये खबरें आ रही हैं कि 2 महीने तक हम ज़िमनी 11 यूसीओं का इंतखाब नहीं करा सकते, इधर उधर से चलाते हैं। क्यों नहीं करा सकते भाई? ये कौन सा, क्या ये भी जरदारी डॉक्ट्राइन का हिस्सा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब? और उनकी बात आप इतनी मानते हैं? पूरा साल तो इलेक्शन को धक्का लगता रहा, बिलाखिर आपने करवा दिया था, मेहरबानी की। लेकिन जब इलेक्शन करवा दिया तो उसको मुकम्मल क्यों नहीं करवा रहे? क्यों दबाव उस जो है हासिल किया जा रहा है? क्यों 11 यूसीओं का ज़िमनी इंतखाब में ऐसी क्या बात है? आप 33 कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाब कराने में आपको कोई परेशानी नहीं है, बेरंग बेबू बेजायका, इसका कौम को फायदा नहीं, मुल्क को फायदा नहीं। आप कहते हैं कानून है, इस पर कोई कानून नहीं लागू होता। बल्दियाती इलेक्शन किसी का मसला नहीं है, कराची किसी का मसला नहीं है। कराची में सिस्टम तबाह हाल चल रहा है, बस चलने दो। 2.5 साल बाद जाकर आपने इलेक्शन करवाया और वो भी आप मुकम्मल नहीं कर रहे। इसलिए जमात इस्लामी सख्त से दस्तबरदार नहीं होगी। जमात इस्लामी को लोगों ने मैंडेट दिया है, सबसे बड़ी जमात है हम कराची की, सबसे ज्यादा वोट लिए हैं, सबसे ज्यादा सीटें ली हैं, हमारी सीटों पे शबखून मारा है, तो हमने मुजाहिमत की है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कराची के अवाम को यकीन दिलाता हूं आपके एक एक वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लोग मायूस होकर पूछते हैं कि क्या हुआ यार, हमने तो वोट डाला था, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं लोगों को यकीन दिलाता हूं इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी आपका पूरा मैंडेट हासिल करेगी, जो आपने दिया है उसका तहफ़्फ़ुज़ करेगी और मेयर जमात इस्लामी का बनेगा इंशाअल्लाह। कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ये आज बनाएं, डिले करें, कितना डिले करेंगे हम, पीछे पीछे भागेंगे, इनको एक्सपोज करेंगे। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना है, पार्टियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना नहीं है, हुकूमत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना नहीं है, जरदारी डॉक्ट्राइन का हिस्सा बनना नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है 11 यूसीओं का ज़िमनी इंतखाब अनाउंस करें, ये उनकी जिम्मेदारी है। क्यों नहीं शेड्यूल दिया जा रहा? किसके कहने पे नहीं दिया जा रहा? मामला क्या जरदारी साहब तक है या कोई और भी है? बताएं हमें। आप में हिम्मत नहीं है तो हम बात करेंगे, कौम के सामने बात करेंगे। तो आप में हिम्मत नहीं है तो फिर बैठे हुए क्यों होते हैं? आप इंसाफ नहीं कर सकते तो ये मनसब क्यों संभालते हैं? या आपके मनसब का तकाजा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कि आप कराची को आगे बढ़ने दें, कराची को उसका मेयर दें, कराची को उसके नुमाइंदे दें। क्यों नहीं हलफ हो रहा है? क्यों रोका हुआ है, जाम किया हुआ है? आप इस्लामाबाद में बैठकर शायद ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि कराची के लोग गली मोहल्लों में किस अजियत का शिकार हैं, कराची का ट्रैफिक का हाल क्या है, कराची में कितने लोग जो है एम्बुलेंसों में जान दे रहे हैं। सिकंदर राजा साहब, शायद आप इस्लामाबाद में बैठकर इसका अंदाजा नहीं कर सकते। यह सिर्फ कुछ शौक नहीं है कि बल्दियाती इस प्रोसेस मुकम्मल हो, यह हमारे शहर के 3.5 करोड़ लोगों की जरूरत है और आप इस जरूरत को पूरा नहीं करते तो अपनी जिम्मेदारी को आप अदा नहीं कर रहे। हम आपको मुतवज्जे भी करेंगे और अगर आप इस पूरे डॉक्ट्राइन का हिस्सा बनेंगे तो एक्सपोज भी करेंगे, यह हमारा हक है, एहतजाज भी करेंगे। इंशाअल्लाह हम
परसों यहां न्यू इमेजिना रोड पर एक बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे 12 बजे, और इंशाअल्लाह ताला हम इस दबाव को भी बढ़ाएंगे। मैं खुद 22 फरवरी को जाऊंगा इस्लामाबाद, और उस हियरिंग में हम शिरकत करेंगे कि जिसमें धांधली के जरिए हमारी सीटों पर कब्जा किया गया है। ऐसे तो नहीं चलेगा, इंसाफ देना पड़ेगा, अदल करना पड़ेगा, हक देना पड़ेगा। हम खैरात नहीं मांग रहे किसी से, हक मांग रहे हैं अपना, इसको मुकम्मल करना पड़ेगा। मेयर बनना जमात इस्लामी का है, इसको कोई तरीके से कबूल कर लेगा तो सही है, जो नहीं करेगा तो करना तो पड़ेगा कबूल, चाहे पीपल्स पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो। उसे इस बात को मानना पड़ेगा कि कराची के लोगों ने जमात इस्लामी को सबसे बड़ी जमात के तौर पर मैंडेट दिया है। इस मैंडेट को पीपल्स पार्टी भी तस्लीम करे, बाकी पार्टियां भी तस्लीम करें। हम उसके बावजूद भी मिलकर चलना चाहते हैं सबके साथ। हम चाहते हैं कि कंसेंसस डेवलप हो, हम चाहते हैं कि कन्फ्रंट्रेशन की सियासत खत्म हो, हम चाहते हैं कि कराची के लोगों को डेवलपमेंट मिले, कराची के लोगों को उनकी सड़कें मिले, उनकी ट्रांसपोर्ट का निजाम बने, सफाई हो, गंदगी के ढेर खत्म हो। ये बरसाती नालों में जिस तरह गंदगी और गिलाजत भरी हुई है और अरबों रुपए खा जाते हैं और पैसे नहीं लगाते हैं, ये सिस्टम खत्म हो। हम चाहते हैं लोगों को रिलीफ मिले, लेकिन इस रास्ते में और तो और हुकूमत इलेक्शन कमीशन भी अगर रुकावट बन जाए तो हम कहां जाएंगे? हम अपना हक इस्तेमाल करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम धरने देंगे, हम ट्रेन मार्च करेंगे, हम अपने हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। पूरी दुनिया में एक्सपोज हो जाएगा ये इदारा कि ये हुकूमत का हिस्सा बनकर जो है बलदियाती इलेक्शन को डिले कर रहा है। अगर इससे बचना चाहते हैं तो अनाउंस करें, वरना इस पूरे रद्द अमल को सहने का हौसला सीखें। ये कोई और पार्टियां नहीं है जिनके जाती मसले हों, जाती केसेस हों, बना दें हम पर जाती केसेस, पता चल जाएगा आपको कि ये जमात इस्लामी है। इसलिए आपको अवाम के इस मैंडेट का एहतराम करना पड़ेगा। बस आज के लिए बस इतना ही मेरे ख्याल रखते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आइंदा दिनों में आपको और भी इतने इशूज़ हैं। कराची का तो हर इशू सबसे बड़ा इशू है, उन सबको लेकर इंशाल्लाह चलेंगे। बहुत शुक्रिया।